जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11 मैथ्स का एक टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग को और भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यह मेरा मैथमेटिकल रीजनिंग का दूसरा लेक्चर है और इस दूसरे लेक्चर के माध्यम से हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ने जा रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि यह जो चैप्टर है आपका क्लास 11 के कोर्स को पूरा कर देता है। कहने का मतलब कि अभी तक आपके क्लास में जितने भी चैप्टर हैं सबकी पढ़ाई हो चुकी है। ये मैथमेटिकल रीजनिंग को भी पढ़ लेते हैं तो कंप्लीट कोर्स आपका बुक RS अग्रवाल से हो जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है आज, चलिए उस पर बात करते हैं। इधर उधर की बातें करने से अच्छी बात है कि अपने टॉपिक पर बात किया जाए। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स को पढ़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस सब चीज़ पर हम लोग पहले ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग समझे सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है। हालांकि स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में जानकारी और बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि आपका RS अग्रवाल बुक से मैथमेटिकल रीजनिंग का जो पहला एक्सरसाइज है उसको भी हम लोग बना चुके हैं। तो सिंपल स्टेटमेंट हम लोग किसको कहते हैं? ए स्टेटमेंट विच हैज नो अदर स्टेटमेंट एज इट्स कंपोनेंट। मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जिसका कंपोनेंट के रूप में और भी स्टेटमेंट उसके साथ नहीं जुड़ा रहो, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया। या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। दूसरा देखिए कि ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये सभी जो है सिंपल स्टेटमेंट है। अब तीसरा एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं। एक चौथा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया है ना। उसके बाद पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ये सारे हमने स्टेटमेंट ले लिए। तो ये सारे जितने स्टेटमेंट हैं सारा सिंपल स्टेटमेंट है। कोई एक बात को ही यह कह रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सिंपल स्टेटमेंट क्लियर हुआ होगा। लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगा कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तब तो पक्का ये हो जाएगा कि सिंपल स्टेटमेंट आप लोग पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। अब देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट, तो कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग कह सकते हैं इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। It is combination of two or more simple statement। अगर दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट मिल जाते हैं तो वही कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाता है। अब देखिए हम इसको और इसको ले लेते हैं, पहला और तीसरा को, कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना। तो ये जो है आपका क्या हो गया? कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद हम दूसरा लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कंपाउंड हो गया। दूसरा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ, सी लिख दिए कैपिटल समझ जाइएगा, कैपिटल ऑफ इंडिया, आई लिख दिए इंडिया समझ जाइएगा। एंड पटना इज द कैपिटल ऑफ
कैपिटल ऑफ बिहार, है ना। तो ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। इसमें जो है दो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं कि ये एंड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ये एंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी दो स्टेटमेंट देख रहे हैं, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो इसी एंड को हम लोग को कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, CONNECTIVES, कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो अब पूछिएगा ना आप कि सर लॉजिकल कनेक्टिव एक एगो होता है क्या, ये एंड ही एगो लॉजिकल कनेक्टिव होता है? तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिकल कनेक्टिव के लिए अभी तो हम शुरू ही हुए हैं, अभी तो एक ही हमारे एग्जाम्पल में आया है। इस तरह के बहुत 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। एक होता है एंड, दूसरा होता है और तीसरा होता है इफ एंड देन, और चौथा होता है इफ एंड ओनली इफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल कनेक्टिव कितने तरह का होता है, कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि द वर्ड्स और फ्रेज विच कनेक्ट टू सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड द लॉजिकल कनेक्टिव। दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने वाला ही लॉजिकल कनेक्टिव्स होता है। जैसे अभी तक हमने आपको दिखा दिया है कि एंड का प्रयोग किस तरह से हुआ, समझ गए। इस वन एगो का तो प्रयोग हमने आपको दिखा दिया। और देखिए लॉजिकल कनेक्टिव एंड को आप पहचान रहे हैं, इसी तरह से अब नया नया भी पहचान लीजिए। और भी आपका लॉजिकल कनेक्टिव है, इफ डॉट 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 देन के बाद भी कुछ वर्ड सब आएंगे, तो वह भी हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है। इफ एंड ओनली इफ, यह भी हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है। इसी को शॉर्ट में IFF भी हम लोग लिखते हैं। और देखिए एंड का सिंबल जो है इस तरह से है, देख रहे हैं ना, ए लिखा है हमने और इसका जो है आप क्या कहते हैं, बीच में लाइन नहीं डाला है ए। हालांकि सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, एंड का जो होता था, एंड को रिप्रेजेंट करता था इंटरसेक्शन, और को रिप्रेजेंट करता था यूनियन, और उसी तरह से यहाँ एंड को रिप्रेजेंट करता है इस तरह का केप। अगर ये याद रखे हैं तो इसको आप इस तरह से कर दीजिए एंड। ऐसे भी एंड जो हम लोग लिखते हैं ए एंड डी, तो ए शब्द उठा के यहाँ डाल दिए हैं, अब बीच में ये लाइन होता है इसको हटा दिए हैं, तो एंड का ये सिंबल हो गया आपका। तो स्वाभाविक है और का सिंबल तो आपका इस तरह से भी के तरह हो जाएगा। और इफ डॉट 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 देन डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग इस तरह के इम्प्लाइज दैट हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सिंबल होता है इसके लिए, इस कनेक्टिव्स के लिए। और इफ एंड ओनली इफ जो कनेक्टिव्स हैं इसके लिए सिंबल यही होता है, इसको भी हम लोग इफ ही पढ़ते हैं और इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ते हैं, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय भी पढ़ते हैं, है कि नहीं। अब देखिए इसका जो है, अब कोई सेंटेंस में, कोई स्टेटमेंट में आपका एंड से जुड़ा हुआ हो, कोई दो सिंपल स्टेटमेंट एंड से जुड़ा हुआ हो, तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट का नेचर जो होगा क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अगर जो और से जुड़ा हुआ हो डिसजंक्शन कहलाएगा। अगर जो है इफ एंड देन से जुड़ा हुआ हो तो कंडीशनल कहलाएगा। अगर ये होगा तो बाय कंडीशनल कहलाएगा। और इस कंडीशनल का दूसरा नाम जो होता है इम्प्लीकेशन होता है, अब बाय कंडीशन का दूसरा नाम इक्विवेलेंस होता है। हालांकि इम्प्लीकेशन और इक्विवेलेंस वर्ड को थोड़ा सा हटा के इसी को हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा, कंडीशनल बाय कंडीशनल, याद रखने में भी आसानी होती है। और इसका सिंबल तो आप देख ही रहे हैं। एंड के लिए जो एग्जाम्पल था उसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं और के लिए एग्जाम्पल। और के लिए एग्जाम्पल सिंपल है, 5 + 5 = 10, या नहीं तो 7 + 3 = 10। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपका और से जुट गया, तो और के लिए यह एग्जाम्पल हो गया। तीसरा नंबर देखिए, इफ़ इट इज रेनिंग, या इफ डालिए इसमें, if it rains then the school may be closed, may be
क्लोज्ड, है ना। इफ और देन लगाकर आप इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंस को बनाए होंगे। तो इफ और देन जो है दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ता है। इट रेन्स, बारिश होने की संभावना है, और यहाँ स्कूल बंद होने की बात कही जा रही है। तो दो सिंपल स्टेटमेंट हमारा इसमें जुड़ा हुआ है। उसके बाद चौथे का एग्जाम्पल देख लीजिए कि ये कहता है ए ट्रेंगल इज एंगुलर। एक ट्रेंगल जो होता है इक्वी एंगुलर होता है इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल तो आप लोग समझ ही रहे हैं। इक्विलैटरल क्या होता है कि सभी साइड इसका इक्वल हो, तो उसको हम लोग इक्विलैटरल कहते हैं। तो ये अभी तक में आपको एक एक एग्जाम्पल मिल गया होगा और समझ में आ गया होगा कि ये सब जो कनेक्टिव्स हैं हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। अब हम लोग जो है इसके बारे में और भी विस्तार से जब सीखेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप होगा, तो हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, तभी हम लोग सीख सकते हैं, है ना। इतना सा आप चाहें तो उतार लीजिए, नहीं तो आप जो हैं अगर समझ में आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कंपाउंडिंग ऑफ। आइए हम लोग समझते हैं कि कंपाउंडिंग ऑफ स्टेटमेंट में सबसे पहले कंजक्शन को समझते हैं, जिसको हम लोग एंड से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल ये होता है। तो ये एंड से जुड़ा हुआ कोई दो सिंपल स्टेटमेंट है, तो दोनों सिंपल स्टेटमेंट को ट्रू होने पर कंपाउंड स्टेटमेंट जो होगा उसको ट्रू कहेंगे। और दोनों सिंपल स्टेटमेंट में अगर कोई भी एक गलत हो जाता है तो रिजल्टिंग यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट को हम पूरी तरह से फॉल्स कहेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मेरी वाइफ जा रही है, मार्केट जा रही है, तो हमने कहा कि एक मेरे लिए टी शर्ट भी ले लीजिएगा और एक गंजी भी ले लीजिएगा। तो ये सुन के आपको ये तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि टी शर्ट भी लेना है और गंजी भी लेना है। अगर दोनों में से कोई एक ले लिए तो हम जो बोले वो क्या हुआ, उसकी अवहेलना हो गई, वो आपका क्या है, ट्रू नहीं हुआ आगे चल के। अब उसकी मर्जी की क्या करना है, उसको ट्रू करवाना है कि फॉल्स करवाना है भाई। तो अगर ऐसा हो कि टी शर्ट नहीं लेके सिर्फ गंजी ही लेके आए, तो वह भी हमारा फाइनली क्या हो गया, मेरा जो डिमांड था वो तो पूरा नहीं हुआ। हमारा डिमांड था कि टी शर्ट भी हमको चाहिए और उसके बाद गंजी भी चाहिए, अंडरवियर भी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ एंड से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि दोनों मेरे लिए प्रमुख हैं, दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी हैं। अगर ऐसा हम बोल दें कि टी शर्ट या नहीं तो अंडरवियर, है ना, ये लेते आइए मेरे लिए, तो इसमें उसको स्वतंत्रता मिल जाती है। या टी शर्ट मिल गया तो भी ठीक है, काम चल जाएगा इनका, अंडरवियर मिल गया तो भी काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि दोनों अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी फाइनली इस स्टेटमेंट को ट्रू कहेंगे। दोनों में से कोई एक अगर फॉल्स हो गया तो यह स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से ट्रू फॉल्स इसमें होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही होगी कि इफ बोथ सिंपल स्टेटमेंट आर ट्रू, then compound statement will be true। अब देखिए, इसको अभी भी नहीं समझे हैं तो आप ट्रूथ टेबल को जब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मान लिया जाए कि यह P जो है एक स्टेटमेंट है जिसमें हमने कहा कि भैया एक टी शर्ट ले आना। Q एक स्टेटमेंट है जिसमें हमने कहा कि गंजी भी मेरे लिए लेते आइएगा।
और P और Q जो हैं किससे कनेक्टेड हैं? एंड से कनेक्टेड हैं, एंड से कनेक्टेड हैं। अगर टी शर्ट मिल गया, गंजी भी मिल गया, तो चलिए भाई ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से यह कंपाउंड इंटरेस्ट में स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। अगर इसमें ट्रू है, ये फॉल्स है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉल्स ही कहेंगे। अगर ये हमारा फॉल्स है, ये ट्रू है, तो यह फॉल्स ही कहलाएगा। अब ऐसा भी कभी हो जाए कि दोनों में से दोनों चीज़ नहीं लावे, तो भैया ये स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर दूसरा चीज़ हम लोग समझते हैं। दूसरा हम समझते हैं कंजक्शन हो गया। अब हम लोग समझते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन तो इसको जो है और से वर्ड जो है यह और को रिप्रेजेंट करता है, और इसका सिंबल जो होता है आपका ये भी इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि P और Q इज ट्रू व्हेन आइदर P इज ट्रू और Q इज ट्रू। या तो P ट्रू हो या तो Q ट्रू हो, तभी हमारा क्या कहते हैं? P और Q या P डिसजंक्शन Q इज ट्रू हो जाएगा। अब इसका ट्रूथ टेबल देखा जाए, तो चलिए एक स्टेटमेंट जो हमने बोला वो P है, टी शर्ट लेते आइएगा। एक स्टेटमेंट जो है वो Q है, जो कि गंजी लेते आइएगा। और P और Q क्या है? अरे रे रे रे, P और Q है ना, P डिसजंक्शन Q। तो क्या हुआ कि हमने तो बोला है कि ये मिल गया और ये नहीं मिला, ये फॉल्स हो गया। तो चलिए अभी भी ट्रू है, दोनों में से कोई एक को ढूंढ के लाने के लिए बोला था। अगर ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए, तो अब भी ये आपका क्या है? ट्रू है। अब दोनों मिल जाए तब तो बड़ी खुशी की बात है भैया, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तब तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा ही। इसके बाद ऐसा हो जाए कि यह भी फॉल्स हो गया, यह भी फॉल्स हो गया, तब तो मेरा वैल्यू नहीं न रहा। आप ही सोचिए, तब तो मेरा वैल्यू नहीं रहा, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हम लोग समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सारे जो है कंपाउंड स्टेटमेंट के ही अंग है। समझ रहे हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट के क्या है? नेचर है। अब देखिए कंडीशनल में आपको हमने बताया कि इसका जो कनेक्टिव्स होता है इफ एंड देन होता है, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाने से पहले एक बात को समझिए कि अगर P कंडीशनल Q इज फॉल्स, यह फॉल्स तभी होता है जब P जो है ट्रू हो और Q जो है हमारा क्या हो? फॉल्स हो। इसी कंडीशन में यह फॉल्स होता है। तो याद रखना है क्या होता है कि P हमारा ट्रू हो और Q हमारा फॉल्स हो। जैसे इसका ट्रूथ टेबल बना के हम लोग देखते हैं कि P हो गया, यह Q हो गया और P कंडीशनल Q हो गया। इसमें हमने क्या किया कि इसको ट्रू ले लिया, इसको भी ट्रू ले लिया, तो हमारा यह ट्रू हो जाता है। इसके बाद यह जो है आपका ट्रू हो गया, उसके बाद यह फॉल्स हो गया, तो ये आपका फॉल्स हो जाता है। अगर ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए, तब भी यह ट्रू ही होता है। अगर दोनों फॉल्स हो जाए, क्या हो जाए? दोनों फॉल्स हो जाए, तब भी यह ट्रू होता है। अब यहाँ पर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, गोल गोल दिमाग घूम रहा होगा। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ़ ए बी सी इज ए ट्रेंगल, देन सम ऑफ टू साइड्स ए प्लस बी जो है ग्रेटर देन सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी हम लोग लिख सकते हैं। ये चीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब देखा जाए कि अगर यह ट्रेंगल है तो इसमें दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। तो यह दोनों अगर ट्रू हैं
तो क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट जो होगा आपका ट्रू होगा। अगर पहला भी फॉल्स है, देखिए ट्रायंगल नहीं है, तो ये भी कंडीशन नहीं ना होगा, यह कंडीशन नहीं है तो यह भी कंडीशन आपका नहीं होगा। तो भैया बात तो सही ना है, बात क्या है, सही ना है, गलत तो बात नहीं ना है कि ये कंडीशन नहीं है। अगर ट्रायंगल नहीं है तो दोनों साइड का सम जो है आपका दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा नहीं है, दोनों बात में नहीं है, तो क्या है, सही बात बोल रहे हैं, गलत बात तो नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आगे समझते हैं हम लोग। अगर ऐसा हो जाए कि यह आपका फॉल्स हो जाए, कहने का मतलब कि ए बी सी जो है एक ट्रायंगल है या ट्रायंगल आपका नहीं है। इसके बाद क्या कह दिए कि दो साइड का सम जो है तीसरे साइड से आपका बड़ा है, ये आपका ट्रू है। कहने का मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ जो है, ये दूसरा जो कंडीशन है, ये किसी ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को बताने के लिए अपने आप में अकेले महत्व रखता है। इसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम ट्रायंगल हैं, ऑटोमेटिक जो है ये मीनिंग दे देता है कि ऐसा जो है ट्रायंगल में ही हो सकता है। यानी कि देन के बाद जो पार्ट लिखा हुआ है उस पर जो है वो साबित करने में सक्षम है कि वो आपका ट्रू है या फॉल्स है। इसीलिए चूंकि दूसरा देन के पार्ट जो भी, देन के बाद जो भी पार्ट आता है वो महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए पहला कंडीशन अगर फॉल्स हो भी जाए हमारा और दूसरा कंडीशन हमारा ट्रू रहे, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या मानते हैं, ट्रू ही मानते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन तो ट्रू है भाई, ट्रायंगल है, तो ठीक है ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल के लिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो, ये तो संभव नहीं है भाई, तब तो ट्रायंगल ही होगा ही नहीं। ऐसा अगर नहीं है और कह रहे हैं कि ट्रायंगल है, तब तो निश्चित रूप से कहेंगे कि तुम तो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता है। अगर ट्रायंगल तुमको होना है तो किसी दो साइड का सम जो है तीसरे से तुमको बड़ा होना चाहिए था। तो ये ही गलत साबित हो गया, तो तुम ट्रायंगल नहीं हो सकता है बाबू, तुम में कहीं ना कहीं दाल में काला है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि यह आपका फॉल्स है। अगर इस चीज़ को आप ठीक तरह से नहीं समझे तो एक बार 10-5 मिनट वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, समझ जाइए। एक एग्जाम्पल से अगर आप समझे रहिएगा ना, आगे के सारे प्रॉब्लम को बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग समझते हैं बाई कंडीशनल को। इसको इफ एंड ओनली इफ से हम लोग जोड़ते हैं। ये क्या कहता है कि P बाई कंडीशनल Q, P बाई कंडीशनल Q इज ट्रू ओनली व्हेन आइदर बोथ P एंड Q आर ट्रू और फॉल्स। तो इसका ट्रूथ टेबल अगर हम बनाते हैं, ट्रूथ टेबल, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, अब P बाई कंडीशनल Q हो गया आपका। ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो चलिए ट्रू है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो चलिए ट्रू है। अगर इसमें एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स हो गया, और एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो यह आपका फॉल्स हो गया। तो बाय कंडीशनल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है हमारा कि भैया मोहन बाबू के पास लाखों लाख रुपये हैं तो वो अमीर हैं। अगर लाखों लाख रुपये हैं तो वो अमीर हैं मोहन बाबू के पास। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप अमीर हैं, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अमीर नहीं हैं, इधर पैसा नहीं तो इधर अमीरी नहीं। तो चलिए भैया ये भी सही है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका बाई कंडीशनल का हो गया। अगर आपके पास पैसे हैं और फिर भी आप गरीब हैं तो कैसा लग रहा है ये स्टेटमेंट, अच्छा लग रहा है आपको, जच रहा है, नहीं जच रहा है। और ये जो है आपका पैसा नहीं है इसके पास, लेकिन ये फिर भी अमीर कहलाता है समाज में। कोई ऐसा विश्वास करेगा कि पैसा है ये नहीं है फिर भी उसके पास गाड़ी है, रहने के लिए मकान है, ऐसा कोई विश्वास करेगा?
तो यहाँ बाई कंडीशनल यही होता है तो दोनों है, नहीं है तो दोनों नहीं है आपका। इसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स में एक एग्जांपल लेते हैं, इज्जत से लेते हैं भैया। इसमें क्या होता है कि ए ट्रेंगल इज इक्विएंगुलर, ए ट्रेंगल है ना, ए ट्रेंगल इज इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी ट्रेंगल का सभी एंगल इक्वल हैं तो निश्चित रूप से उस ट्रेंगल का सभी साइड भी बराबर होगा, ठीक ना। तो चलिए, दोनों अगर ट्रू हैं, एक ऐसा ट्रेंगल है जिसका सब एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा, तो दोनों बात ट्रू हैं तो ट्रू लिख दिए हम लोग। अब ऐसा हो जाए कि एक ट्रेंगल को सब एंगल जो है आपका इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, वो इक्विलेटरल होगा, सब साइड बराबर होगा तो नहीं होगा। एक ट्रू तो एक फॉल्स तो दूसरा भी फॉल्स अगर होता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, वो भी ट्रू है। अच्छी बात ही ना बोल रहे हैं, गलत बात तो नहीं बोल रहे हैं हम, कि अगर सारे एंगल इक्वल नहीं होंगे तो वो इक्विलेटरल नहीं होंगे। बात तो हम सही बोल रहे हैं, जानकारी तो हम सही दे रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखिए उल्टा पुल्टा अगर हम बोलना शुरू कर दें कि भैया ट्रेंगल जो है इक्विएंगुलर है लेकिन इक्विलेटरल नहीं है, हजम होगा? आप ही पचा पाइएगा? नहीं पचा पाइएगा। उसके बाद कह दे कि इक्विलेटरल है, ऐसे भी पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रेंगल जिसकी सारे भुजा बराबर होती हैं, बाय प्रॉपर्टी उसका एंगल भी बराबर निकलता है, तो एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो इस दोनों में से कोई एक फॉल्स होने पर इसका रिजल्ट जो है फॉल्स आता है। इस चीज़ को आप लोग, हमें लगता है कि अब समझ गए हो। अब आइए इस वीडियो के लास्ट कड़ी में हम लोग एक दो बातें समझ लेते हैं, कुछ थ्योरम को देख लेते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम जो है इसमें डी मॉर्गन्स लॉ है और इसमें कहता है कि निगेशन जो है पी कंजक्शन क्यू, पी कंजक्शन क्यू का जो निगेशन होता है वो इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। यहाँ आप डिसजंक्शन इसको पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ये आपका जो है डिनोट करता है एंड को, इसको हम लोग कंजक्शन बोलते हैं, और ये जो है डिनोट करता है और को, हम लोग इसको डिसजंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिए कि अगर P डिसजंक्शन Q हो तो यह इक्विवेलेंट होता है निगेशन इसका, तो निगेशन ऑफ P और कंजक्शन निगेशन ऑफ Q के बराबर होता है इस तरह से। अब इसका प्रूफ में हम एक प्रूफ आपको बताएंगे, दूसरा प्रूफ निश्चित रूप से आप कर ही लीजिएगा। अब इसको जो प्रूफ करने का तरीका है वो हम ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रूथ टेबल में हमने क्या किया कि एक ले लिया, P को ले लिया, माफ करेंगे यहाँ से, चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इधर। ये P का कॉलम एक बना लिया हमने, एक Q के लिए कॉलम बना लिया, अब P और यह कंजक्शन Q के लिए कॉलम बना लिया, अब फिर निगेशन ऑफ P कंजक्शन Q हमने ले लिया। उसके बाद निगेशन ऑफ P ले लिया हमने, निगेशन ऑफ Q ले लिया हमने, देख रहे हैं, और उसके बाद निगेशन ऑफ P, और इसके बाद यहाँ जो आपका क्या है ये डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q हमने यहाँ पर ले लिया है। इस तरह से टेबल बना लिया है। अब इसमें चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यह ट्रू है, यह भी ट्रू है, तो निश्चित रूप से एंड से जुड़ा हुआ है तो यह भी आपका ट्रू होगा। और इसका डेनियल, इसका क्या कहते हैं, निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन जो है फॉल्स हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था कि नॉट बोल के लिखना है हमको। अब यहाँ पर देखते हैं निगेशन ऑफ P, P का निगेशन जो है F हो जाएगा, T है तो यह F हो जाएगा। Q का निगेशन यह ट्रू है तो यह आपका फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद जो है दोनों अगर फॉल्स हो जाए तो और जो है क्या बताता है आपका, है ना,
ये आपको बताता है कि यह देख सकते हैं, और बताता है कि यह भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से अब मिलाइए, ये चीज़ जो है हमारा कहाँ से मिलता है, इसका है। ये अगर फॉल्स है तो यह भी हमारा क्या है, देख रहे हैं ना, यह भी हमारा फॉल्स है, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब इसके बाद इसी तरह से अगर यह कि P ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होता है, ये ट्रू होता है, दोनों फॉल्स होता है। और ये दोनों P और Q जो है किससे जुड़ा हुआ है, कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो एंड का क्या नियम है कि दोनों ट्रू होता है तभी यह ट्रू होता है, बाद बाकी फॉल्स हो जाता है। तो ये कंडीशन में यह भी फॉल्स, यह भी फॉल्स और यह भी फॉल्स ही आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका हम लोग निगेशन यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, निगेशन लिख रहे हैं। तो इसका निगेशन लिखेंगे तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि P का जो निगेशन है, तो यहाँ पर देखिए फॉल्स लिखे हुए थे, अब यहाँ देखिए P ट्रू है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। P का निगेशन जो है यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। Q का देखिए ट्रू है तो फॉल्स लिखें, फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे, और ट्रू है तो फॉल्स लिखेंगे, और फॉल्स है तो इसको हम लोग ट्रू लिखेंगे। अब ये दोनों जो निगेशन है आपका कनेक्टेड है किससे, डिसजंक्शन से। डिसजंक्शन क्या कहता है कि या तो पहला ट्रू हो या तो दूसरा ट्रू हो। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू लिखेंगे, अगर दोनों फॉल्स होगा तभी हम फॉल्स लिख सकते हैं। दोनों फॉल्स देखिए यहीं पर था तो हमने क्या किया, फॉल्स लिख दिया। दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। अब इसको और इसको आप ध्यान से मिला के देख लीजिए, दोनों का ट्रूथ टेबल जो है क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसीलिए हम इसको इक्विवेलेंट कहेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ जो है इसी तरह से प्रूफ किया जाता है, और इसमें लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिक में अब दूसरा भी आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह से प्रूफ कर लेंगे। अब देखा जाए कि एक आपको कहा गया निगेशन ऑफ निगेशन P जो होता है इक्विवेलेंट होता है P के। अब देखिए कितना आसान है, P कोई स्टेटमेंट है, इसका निगेशन हमने लिया, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए निगेशन का निगेशन हम कर दिए, निगेशन का निगेशन कर दिए, तो निगेशन का निगेशन किए तो ये ट्रू हो गया, फॉल्स है तो ट्रू हो गया, ट्रू है तो ये आपका फॉल्स हो गया। तो क्लियर है, यह जो आप देख रहे हैं, यह जो पहला टेबल है P और यह जो आखिरी टेबल है, दोनों क्या है आपका, कॉलम जो है दोनों क्या है आपका, इक्विवेलेंट है। इसीलिए हम निगेशन ऑफ निगेशन P इक्विवेलेंट P लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं इसको समझ गए होंगे, और इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, इसको समझेंगे। अगर कुछ समझ में कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ बोलिए, है कि नहीं। बोलने से ही सब कुछ होता है, और अच्छा बोलने से तो और भी सब कुछ होता है। और दूसरी बात, थोड़ा मोड़ा आप अपने बुक पर भी ध्यान दिया कीजिए। अगर आप RS अग्रवाल बुक को पढ़ते हैं तो कभी मन हो तो NCERT बुक भी पढ़ लिया कीजिए। अगर किसी के पास KC सिन्हा की बुक है उसको भी पढ़ लिया कीजिए। जो भी बुक मिले उसको ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।